वेलकम टू द टॉक शो रिजुविनेट द सेल्फ। आज इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे कि सेल्फ को कैसे एम्पावर करना है, सशक्तिकरण करना है। मेरे साथ हैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता, जो कि सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नूर मंजिल हॉस्पिटल, लालबाग, लखनऊ। और मैं शोभित नारायण अग्रवाल, स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट, करियर काउंसलर, कॉर्पोरेट ट्रेनर। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा और मैं एक सिनेरियो बताना चाहता हूँ कि आज के समय में जो बच्चे हैं उनके अंदर एक खालीपन सा आ गया है। संबंधों को लेकर वो काफ़ी खोखले से हो गए हैं। मेरे पास केसेस आते हैं, ड्रग्स को लेकर बच्चे आते हैं और काफ़ी उनका सेक्सुअल अफेयर भी हो रहा है और पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन भी हो रहा है। तो पेरेंट्स आते हैं मेरे पास बात करने के लिए कि कुछ समझाइए हमारे बच्चों को, और बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स हमको समझते नहीं है, आप कुछ उनको बताइए और हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई में ठीक ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा बच्चे बिलो एवरेज भी हो जाते हैं, कुछ एवरेज भी हो जाते हैं। तो ज़िंदगी तो चलती रहती है, लेकिन जो एक भरपूरता की एहसास होता है और संबंधों में एक बहुत अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण हो, खुशी हो, वो नहीं हो पाती है। तो आपकी राय क्या है कि कैसे वो अपने आप को सशक्त करें? जी शोभित जी, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय आपने जो दिया कि आप इस फील्ड में काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं और हर एक बच्चे के बारे में सोच रहे हैं कि वो अपने स्वयं को सशक्त करें, सशक्तिकरण उनका हो। तो ये पहले जानना होगा सशक्तिकरण होता क्या है। तो सशक्तिकरण को जानने के लिए कि हम अपने आप को, जो विपरीत परिस्थितियां हैं आजकल के जो बच्चों के साथ हो रही हैं, ऊपरी तरह से तो हम देखते हैं कि हर जगह बच्चों की गलतियां हमें दिखाई देती हैं। बच्चे गेमिंग कर रहे हैं, मीडिया में हैं, स्क्रीन में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, नशे से ग्रसित हैं, बात बात में गुस्सा करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन उसके पीछे क्या कारण होते हैं? तो सबसे पहले जो कारण है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3 कारण होते हैं। जब बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो उसको जो पालना होती है, तो उसमें लविंग, केयरिंग, शेयरिंग, नर्चरिंग, ये जो बातें हैं वो उनकी किस तरह से उनके पेरेंट्स ने उनको प्रोवाइड की है, वो वहाँ से जड़ स्टार्ट होती है। और जब वो जड़ स्टार्ट होती है वो आगे जा कर के उनके व्यक्तित्व में आती है। आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हो? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, और कहीं न कहीं पेरेंट्स की कमी इसमें होती है, बल्कि ज़्यादातर पेरेंट्स की कमी होती है कि वो 14 साल, 15 साल, 17 साल के बच्चों को सँभाल नहीं पा रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक पेरेंट ऐसे आए थे, उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि तुम चोरी मत करो और तुमको जितना पैसा चाहिए हमको बता दो, हम तुमको दे दिया करेंगे, लेकिन तुम चोरी मत करना। तो ये जो तरीका है पेरेंटिंग का, ये तो ट्रांजैक्शनल हो गया। मुझको लगता है कि पेरेंट को समझना चाहिए था कि इसने चोरी क्यों करी? क्या ऐसी कमी उनके पालने में हो गई थी, पालन में, पेरेंटिंग में हुई थी? या क्या चीज़ उन्होंने उनको नहीं दिया? और क्या सामान उसने चोरी करा? उसने किस तरीके से किया? अब वो दोबारा ना करे उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? मतलब ये सब कुछ नहीं जानना समझना, बस सीधे कह दिया कि तुमको कितना पैसा चाहिए हमको बता दो, तुम चोरी मत करना। सरफेस लेवल की बात हो गई, इमोशनल लेवल की बात ही नहीं हुई, मैकेनिकल लेवल की बात हो गई कि चोरी एक सिम्टम है, चोरी नहीं करना और हम तुम्हें पैसे दे दिया करेंगे। लेकिन जैसे आपने बात बोली कि उसके पीछे कारण क्या है, बच्चे ने आखिर चोरी क्यों की, वो क्या चाहता था, पेरेंट्स से क्या चाहता था, अटेंशन चाहता था पेरेंट्स से, या चाहता था उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पेरेंट्स प्यार दे करके पूरी करना चाह रहा है, लेकिन वो प्यार नहीं मिल पा रहा, तो दूसरी तरह से वो इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे कुछ कई कारण होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स को समझना, बच्चे की इमोशंस को समझना, उनके कारणों को समझना, उनकी नीड्स को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नीड्स उसकी समझ में नहीं आ रही है और उसको डांटना शुरू कर देते हैं, कहीं मारना शुरू कर देते हैं। आप मुझको ये भी लगता है कि बच्चों को ना शुरुआत से एक अबंडेंस की फीलिंग पेरेंट्स क्रिएट कराएं। जैसे कि ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की एक्सरसाइज होती है, जो आपके पास है उसके लिए शुक्राना करना, उसके लिए थैंकफुलनेस होना, बजाय जो नहीं है। बच्चों को ना तुलना होता है। जैसे मुझे याद है एक मदर ने मुझे बात बताई थी, क्योंकि वो लोअर मिडिल क्लास की थी। उन्होंने कैसे भी करके उसको एक प्रीमियम स्कूल लखनऊ में लमाटनियर है वहाँ पर एडमिशन कराया, लेकिन वो बच्चा घर पे आके कहता, मम्मी
मुझको भी वो 20,000 रुपये का जूता चाहिए और मुझको भी हम लोग को हॉलिडे वेकेशन अब्रॉड में होना चाहिए। तो माँ ने क्या किया, माँ ने बैठ कर ना बहुत प्यार से उसको समझाया कि बेटा, पापा की जो फाइनेंशियल इनकम है वो इतनी नहीं है कि हम लोग मंथली एक्सपेंसेस इस तरीके से खर्च कर पाएँ जैसे आप चाहते हो। लेकिन बताओ बेटा, आपको क्या कंफर्ट में कमी है? आपकी एजुकेशन में, आपके भोजन में, आपकी व्यवस्था में, आपकी ज़रूरतों में सब चीज़ है। तो एक होता है ट्रैवल करना बाय कार, एक होता है बाय प्लेन, एक होता है बाय बाइसिकल, एक होता है बाय रोड। लेकिन बात होता है कि हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना है कंफर्टेबली। और एक होता है कि बीएमडब्ल्यू हो, चार्टर्ड प्लेन हो, बिजनेस क्लास सीट हो। तो लग्जरी तो बेटा हमारे पास नहीं है। तो आई थिंक समझाने का तरीका, इनसाइट प्रोवाइड करने का तरीका, और वो बच्चा थोड़ा शांत हो गया। उस बच्चे को माँ की बात समझ में आई और फिर माँ ने क्वेश्चन किया कि बेटा तुम क्या चाहते हो? तुमको दिलाने को तो हम सब दिला देंगे, लेकिन फिर तुम्हारी जो छोटी बहन है उसकी फिर पढ़ाई और उसकी खर्चे के ऊपर इफेक्ट होगा, और जो सेविंग्स हमको हेल्थ के लिए करनी है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो बच्चा अंदर से हो गया, कहता है नहीं मम्मी, आप जो कह रहे हो हम वही करेंगे। तो बहुत ही अच्छी माँ थी वो, जो उन्होंने इस तरह से उससे बातचीत की। अदरवाइज़ तो माँ लोगों के पास या पेरेंट्स के पास इतना पेशेंस ही नहीं होता है। अब वो डाँट देते हैं, अच्छा तुम तुलना क्यों कर रहे हो? तुम सबसे तुलना क्यों करते हो? अब तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए, तुम्हें अपने परिवार वालों की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। यानी चाहिए, इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे मदर ने बहुत इंटेलेक्चुअली और बहुत विज़डम के साथ उन्होंने बच्चे के साथ पेश आए। उन्हें बताया नीड क्या है, डिज़ायर क्या है, डिमांड्स क्या हैं, और डे टू डे लाइफ की जो हमारी ज़रूरतें हैं वो क्या हैं, और इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, और किसकी आवश्यकता किसको ज़्यादा है। आपको आवश्यकता इस बात की है, सिस्टर को आवश्यकता इस बात की है। दोनों के बीच में बैलेंस और हार्मनी करना उन्होंने सिखाया। इससे बच्चे के मन में एक बिलोंगिंगनेस भी आया, अंडरस्टैंडिंग भी आई, और साथ साथ में एक बॉन्डिंग विद फॉर द सिस्टर वो भी उसके अंदर एक डेवलप हुआ। और वो जो ग्रेटिट्यूड की बात आप कर रहे हो ना शोभित जी, तो ये हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी, अगर हम कहते हैं कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ग्रेटिट्यूड है, ये हम एक मैच्योरिटी पे आकर के इस बात को समझते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर आप बच्चे से कहें कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ग्रेटिट्यूड पे करो, व्हाट इज दिस? बच्चे को तो पता ही नहीं एबीसीडी क्या होता है, ग्रेटिट्यूड क्या होता है, क्या हर बात का कृतज्ञता किस बात की होती है। वो पेरेंट्स से तो कृतज्ञता करना जानते नहीं है, और एक ग्रेटिट्यूड मीन्स व्हाट, फॉर व्हाट। तो यही चीज़ है। मुझे याद है दिया मिर्ज़ा एक लीडिंग फिल्म एक्ट्रेस है भारत की, तो उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था। उनका खुद का जो बेटा है वो मेरे ख्याल से 4-5 साल का है, और वो उनका बेटा क्या करता है, जब वो भोजन खाता है तो थैंक यू फूड करता है, और थैंक यू उन सब लोगों को जिन्होंने खाना उसको उपलब्ध करवाया। हाँ, फिर जब वो रात को सोता है तो वो थैंक यू मम्मी पापा करता है कि मम्मी पापा आपने इतना अच्छा मेरा बेड बना दिया, थैंक यू उसके लिए। तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को तो डीपली नहीं समझता है, लेकिन थैंक यू करना शुरू किया है। तो मुझे लगता है ये जो संस्कार होते हैं, और रही बात पेरेंटिंग की, जो पेरेंट्स कर नहीं पाते, जैसे आपने डॉक्टर अंजलि कहा कि चाहिए पेरेंट्स, उनको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन कैसा करना चाहिए और किस टोन में, किस तरीके से बड़े खुद बात करते हैं बच्चों के साथ, तो उसका प्रभाव हो जाता है। तो जैसे अभी आपने कहा कि चाहिए नहीं, कृतज्ञता, तो पेरेंट्स की वैल्यूज़ हर जैसे हर कास्ट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों ही, लेकिन हम सभी ह्यूमैनिटी से जुड़े हुए हैं। मैं एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल में करीब 30 इयर्स हो रहे हैं, और यहाँ पर मैंने देखा कि आपकी कोई मीटिंग स्टार्ट हो रही है तो प्रेयर से स्टार्ट हो रही है, आपकी एंड ऑफ द मीटिंग हो रही है तो भी प्रेयर से एंड ऑफ द मीटिंग हो रही है। अगर आपका डिनर स्टार्ट हो रहा है या लंच स्टार्ट हो रहा है या स्नैक्स भी ले रहे हैं तो विद द प्रेयर स्टार्ट हो रहे हैं। सो आपने ये इम्बाइब करना सीख लिया कि यू हैव टू बिगिन एनीथिंग, वो आपको प्रेयर से करनी है। ऐसे ही मॉर्निंग आवर्स में जब बच्चा जैसे जगता है, बेड छोड़ता है, उसी समय अगर माँ कहती है बेटा गुड मॉर्निंग बोलो, मम्मा को गुड मॉर्निंग बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो, हरि ओम बोलो, या ओम शांति बोलो, जो भी आपको वर्ड्स आते हैं, प्रणाम बोलो। तो ऐसे करके अगर माँ कहना शुरू कर देती है, पापा को बोलो, दादी को बोलो, बाबा को बोलो, सभी को बोलो, तो बच्चे के अंदर एक नया संस्कार, एक अच्छा संस्कार आना शुरू हो जाता है। मीनिंग तो बाद में समझ में आएगा, लेकिन कॉपी करना वो शुरू कर देगा। और जो और मुझे डॉक्टर अंजलि ये भी लगता है कि एक कल्चर बनता है, जिससे आपने संस्कार कहा, संस्कृति इससे तैयार होती है। और कहीं अगर कोई किसी से बात कर भी नहीं रहा है, क्योंकि वो ग्रीटिंग करेगा, पिछले दिन की कोई मनमुटाव होगा, आज सुबह ग्रीटिंग करी तो खत्म हो जाएगा, नाउ एंड देन। तो पॉजिटिव थिंकिंग,
एक शुरू होती सकारात्मक चिंतन की, जो हुआ चलो हुआ, हमारे भले के लिए कुछ बोला होगा, लेकिन हमें रूठना नहीं है, हमको अपनी कम्युनिकेशन करते रहना है, बंद नहीं कर देना है कि जब तक वो हमको नहीं बोलेंगे हम क्यों बात करें उनसे। बिल्कुल सही बात है कि जब हम कृतज्ञता इस छोटी-छोटी बातों की करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ ये सीखना शुरू कर देते हैं कि सहज रहना है, सरल रहना है, ईज़ी रहना है, बहुत ज़्यादा उसको एक इश्यू नहीं बनाना है और बनाते भी नहीं हैं, क्योंकि जब हमें मॉर्निंग में भी गुड मॉर्निंग करना है, तो सुबह से लेके शाम तक जो ईगो हमारा इतना बड़ा आकर के खड़ा हुआ सामने एज़ ए वॉल की तरह, वो वॉल हमारे से हट गई। मॉर्निंग में फिर मुझे गुड मॉर्निंग करना ही है, क्योंकि हमारे मन में ये चल ही रहा है। मेरे मन में ये बात भी आ रही है, इस पॉडकास्ट में इस बात को मैं उठाना चाहूँगा कि कई बार हर उम्र के लोग होते हैं, 40s 50s 20s में, ये कहते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं, मैं किस बात के लिए, मैं कोई टैलेंट नहीं है, मुझे तो समझ भी नहीं आता कि मेरे अंदर क्या है। उसको कैसे हम सेल्फ एम्पावरमेंट, रिजुविनेट द सेल्फ को करके हम एड्रेस कर सकते हैं? बहुत अच्छा ये अभी प्रश्न उठाया शोभित जी कि अभी मेरे को कल जो मेरे पास केस आया मैं डिस्कस करूं। हाँ जी। तो दोस्तों आप सुन रहे होंगे कि कैसे हम अपने आप को निगेटिव एलिवेट करते हैं, अपने अंदर की काबिलियत को नहीं देखते हैं, दूसरों से कंपेयर करते जाते हैं। इवन आपको ये कहना चाहेंगे कि आप बाहरी लोगों से कंपेयर ना करके अपने फैमिली के ही मेंबर से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। कभी मदर है, अभी कल जो मेरे पास आए, शी वॉज इन लंदन और लंदन से पढ़ाई करके व्हेन शी केम टू इंडिया एंड शी वॉज लाइक नॉट वेल एंड सो वॉज सपोज टू कम ओवर इंडिया। अब वहाँ पर उसको ऐसा फील होता है कि मदर विद यंगर सिस्टर शी इज़ मोर क्लोज टू एंड रादर देन विद हर। और साथ ही साथ मदर का जो बिहेवियर है उसको ऐसा लगता है कि मदर इज़ लाइक अ कंटेम्प्टिंग हर, is giving dishonor or disrespect or like putting her down every time, ignoring her, neglecting her, emotionally negligence. So what happens कि वो अपने आप को बुलिंग करना शुरू कर दिया, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, now I am going to be a 29s and 30s, अब मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई और मैं कुछ कर ही नहीं सकती, कुछ क्या कर पाऊँगी, ना मैरिज का कोई सेटलमेंट है, ना जॉब का कोई सेटलमेंट है, ना कैरियर का कोई सेटलमेंट है, ना फैमिली मेरी कोई लाइफ है, ना मेरा अपना घर है, ना मेरी अपनी कार है, ना अपना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी है तो मदर का है। सो दिस इज़ वॉट शी वॉज सेइंग कि मैम आपसे जब से मेरी सेशंस हुए हैं तो ये जो अवेयरनेस ही नहीं थी कि मैं क्या अपने आप को बुलिंग कर रही हूँ, करती हूँ, या बुलिंग यही समझ में आता था बुलिंग बाय अदर्स, दूसरों से बुलिंग होता है, हम स्वयं भी बुलिंग करते हैं, ये उसको समझ में नहीं आया था। लेकिन जब थोड़ा सा सेशंस होते गए तो उसको ये बात अवेयरनेस हुई और उसने कहा कि आई एम गोइंग टू स्टॉप बुलिंग माई सेल्फ। और जब से उसने बुलिंग को स्टॉप किया है तो कहती है मैम मेरे अंदर एक नई एनर्जी आई है और मैंने पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव से अपने आप को देखना शुरू कर दिया है और इतनी सारी मेरे अंदर में अच्छाइयाँ हैं कि आई रियली फील आई वॉज टॉपर इन माई लाइक अ लाइफ। और साथ में मेरे अंदर बहुत सारी कंटेंट राइटिंग है, पोएम राइटिंग है एंड बुक्स, शी हैज़ रिटन द बुक्स एट द एज ऑफ दिस एंड ऑल्सो शी वेंट टू लंदन फॉर स्टडी। लेकिन अपने आप को कहाँ से कहाँ अपने केवल मदर एंड सिस्टर की वजह से शी वॉज थिंकिंग मैं तो कहीं हूँ भी नहीं, वो सारी जितनी 99 जो अच्छाइयाँ थी शी वॉज लाइक नेग्लेक्टिंग दैट। तो क्या होता है कि फिर उसने कहा कि मैम अभी मैं ग्रेटिट्यूड, आई एम वर्किंग ऑन प्रेयर, मैं प्रेयर पे काम कर रही हूँ और जैसे जैसे मैं प्रेयर पे काम करती जा रही हूँ मेरी एनर्जी इन्हेंस होती जा रही है एंड आई स्टार्टेड लाइक अ थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर कि मैं फ्यूचर में क्या क्या मैं कर सकती हूँ। दिस इज़ वॉट लाइक मैं यहाँ पे बात करना चाहता था इस केस में, अगर वो लड़की ना फॉरगिवनेस के ऊपर भी काम करे, क्षमा करना कि मम्मी को क्षमा कर दे, भाई बहन को भी क्षमा कर दे, क्योंकि कोई ये जानबूझ के नहीं करता है, अनजाने में कर देता है। तो जो कंटेम्प्ट की आपने बात करें कि इग्नोर करना या फिर उनको इतना अहमियत नहीं देना, छोटी बहन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, तो मुझको नहीं लगता है माँ जानबूझ के कर रही कि मेरी बड़ी बेटी का नुकसान हो जाए, वो ऐसा तो नहीं कर रही होगी, लेकिन अनजाने में वो ऐसा कर रही है और बेटी से सोच रही है। तो वो बेटी का एक्सपीरियंस हो गया और बेटी को फिर माँ को क्षमा तो करना होगा, जाने में अनजाने में जो भी माँ ने किया, उनकी छोटी बहन ने उनके साथ किया, तो क्षमा करने से एक रिलीज ऑफ नेगेटिविटी होती है, एक जैसे होता है एक बोझ हट जाना होता है और फिर उसको क्षमा करने के बाद उस बात को भूल जाना, एक कहानी के रूप में या अगर याद भी आती कहानी के रूप में याद रहे और हम मूव ऑन करें।
जी, शोभा जी, जैसे आपने बोला कि क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन कभी-कभी ऐसे इतने दर्द भर जाते हैं, चाहे वो एक कह लीजिए कि हम उसको पर्सीव ऐसा कर रहे हैं और मीनिंग ऐसा दे रहे हैं, जैसे अपरसेप्शन कहते हैं, रियल में है चीज़, जैसे अभी आपने कहा जानबूझ के कर रहे हैं तो रियल हो गया, अनजान में कर रहे हैं तो अनरियल हो गया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है और ये एक बार सिचुएशन नहीं, कई बार सिचुएशन जब होती है तो कहा जाता है नहीं दिस इज़ अ रियल, रियल हो रहा है। तो इसमें कभी-कभी ऐसी भी मरीज़ों ने मेरे से कहा कि नहीं आई कैन नॉट फॉरगिव, मेरी लाइफ मैं ख़त्म भी हो जाऊँगी तो भी मरते-मरते मैं माफ़ नहीं करूँगी। तो सो रिविजनेशन ऑफ द सेल्फ नहीं हो पाएगा। हाँ, तो उसमें हमने रेंज की बात की, यू रेट योरसेल्फ, सपोज़ हम 0 टू 10 या 0 टू 100 हम कितना कर सकते हैं, हाउ मच यू कैन, और नॉट फॉर अदर्स, यू नो, फॉर द सेल्फ। हमें अपने आप को लाइट रखना है, अपने आप को ईज़ी रखना है। तो ये मैंने ऐसे कहना शुरू कर दिया, तो फिर उसको समझ में आया कि नहीं, हम मदर इन लॉ के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम हस्बैंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टर इन लॉ के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम टीचर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए बात कर रहे हैं कि मुझे अपने आप को रीस्टोर करना है। जी। और यहाँ मुझे लगता है कि रिस्टोर वो आदमी इसको कर, जैसे आपने उनको इंसाइट दिया कि आप चलो 5% 10% अपने आप को फॉरगिव करो या सामने वाले को फॉरगिव करने का प्रयास करो। तो जब वो साइलेंस में बैठेगा अपने साथ और वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करेगा, कॉन्टेम्पलेशन करेगा, माना वो चिंतन करेगा इस बात का, तो मुझको लगता है कि उसको समझ मिलेगी। तो रीजुबिनेट द सेल्फ में ये पॉइंट मैं यहाँ पर अपने दर्शक के सामने भी रखना चाहूँगा कि थोड़ा समय वो निकालें जहाँ पर उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश डालें, चिंतन करें और चिंतन में फिर एक समाधान के पॉइंट्स भी निकलते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है कि साइलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है और साइलेंस का टाइम मॉर्निंग का टाइम ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो दर्शकों को हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी दर्शक युवा वर्ग के दर्शक हैं, वो रात भर जगते हैं, रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं, तो उनकी मॉर्निंग कभी उनकी होती नहीं है। कभी वो सुबह में सूरज को उगता हुआ देख ही नहीं पाते होंगे। तो सुबह का उठना, साइलेंस में बैठना और अपने आप को रिजुवेनेट करना, यानी कि अपने आप को रिन्यू करना, रिफ्रेश करना, जो हमारा खोया हुआ है उसे फिर से पाने के लिए अपना एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव सेट करना और अपने आप को देखना कि व्हाट जो मैंने खोया है वो क्यों खोया और कैसे खोया, किस प्रकार के हमारे विचारों के को अपनाने से मैंने खोया, क्योंकि सब कुछ तो होता है हमारी थिंकिंग प्रोसेस पे। हम जैसा सोचते हैं वैसा फील करते हैं। और यहाँ पर मुझको ये भी लगता है कि जो थिंकिंग प्रोसेस की बात आपने करी, तो थिंकिंग नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ऑर्डिनरी होता है, वेस्ट होता है। ये मैंने एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में सीखा था मैंने। तो हम लोग अपने आप को ऑडिट करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक सोचें, नेगेटिव कम सोचें, जिसके बारे में नियंत्रण नहीं है, वो सब वेस्ट थॉट्स होते हैं और नेसेसरी होते हैं, जैसे उठना है, नहाना है, भोजन करना है, जो हमारी दिनचर्या जो रेगुलर होती है, वो सब हो गए। तो ये भी सेल्फ ऑडिट, सेल्फ एनालिसिस हम कर सकते हैं, जो कि एम्पावरमेंट का, सशक्तिकरण का एक माध्यम बन सकता है। बहुत अच्छी बात कही। 4 प्रकार के थॉट्स होते हैं और एक थॉट होता है जैसे कि बहुत महान, बहुत श्रेष्ठ विचार, और श्रेष्ठ विचार, महान विचार जैसे-जैसे हमारे मन में हम उसको डालते जाते हैं, तो जैसे क्या होता है ना, दिमाग हमारा जूसर है। उसको अफ़र्मेशंस कह सकते हैं। अपने आप को अफ़र्मेशंस देना। अफ़र्मेशंस देना कि नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ, मैं सशक्त, मैं पावरफुल हूँ, मैं प्योर हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं लवफुल हूँ। बेसिकली क्या होता है कि प्यार कोई नहीं करता, इसलिए हम अपने आप से प्यार करना बंद कर देते हैं। हम अपने आप से हेट करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं आई एम नॉट ओके। मैं यहाँ पे अब खुद को प्यार करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी अगर आपको ऐसा थोड़ा निराशा हो जाए, तो खुद ही अपनी गाड़ी लेकर, बाइक लेकर आप बाहर निकल जाइए और एक एक कप चाय पी आपने, या आपने लिम्का पिया, या आपने नींबू पानी पिया, एक आइसक्रीम खाई, एक राउंड लिया बाहर जाकर और वापस आए, तो उससे भी एक ताज़गी मिलती है, क्योंकि कहते हैं कि एक ही जगह पे बैठे ना बुद्धि भी कुंद हो जाती है, तो बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। श्योर। जैसा अभी शिवजी जी आपने बताया कि करना कोई करता नहीं है ऐसा, अकेले में करता नहीं, लेकिन मैं एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ, कल का ही एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ। उसका बर्थडे था अभी इसी 31 ऑफ अगस्त में,
और वो बाहर से, जैसे मैंने बताया, बाहर से आई हुई थी और मदर और सिस्टर के बारे में उसने सोचा ही हुआ था कि मेरा मदर सिस्टर के साथ अच्छा नहीं है, और ये भी एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि मेरे को वो विश करेंगे, लेकिन उन्होंने विश नहीं किया, एज इट इज़ जैसे नहीं करते थे। फिर वो सुबह बहुत डाउन हो गई, एनर्जी एकदम डाउन हो गई। फिर उसने सोचा कि नहीं, एनर्जी मेरे को डाउन नहीं करनी है, मैं सेशन जाती हूँ, मैं अफर्मेशंस करती हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू लूज माई एनर्जी। तो धीरे धीरे उसने एनर्जी को बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया। इवनिंग तक उसने कहा नहीं, मेरे को बाहर निकलना ही है। और वो बाहर निकल करके उसने, और क्या हुआ पता है आपको, क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? वहाँ पर जब वो गई तो वहाँ पे 2-3 लोग मेडिकल कॉलेज के बच्चे आए हुए थे, उनका भी बर्थडे था, वो अकेले ही थी। उसने उससे पूछा व्हाई यू आर ऑल अलोन, तो उसने बताया कि आई एम हियर, आई एम, माय पेरेंट्स आर देयर समवेयर आउट, और आई वांट टू स्पेंड माय टाइम इन लखनऊ सिटी। तो उसने ऐसे करके बोला। तो एक बच्ची थी 11 इयर्स की, उसके पेरेंट्स तब तक नहीं आए हुए थे, वो लोग कहीं बाहर से आए थे। कहते हैं ऑल टुगेदर हम लोग 4 हो गए, और 4 में कहते हैं मैंने छोटा सा केक अपने लिए मंगाया था, कैंडल लेकर के वो आया था बैरर, और मेरा केक काटा गया और चारों के साथ हैप्पी बर्थडे करके बोल करके सेलिब्रेट किया, और डिनर भी हमने वहाँ पे किया सबके साथ। इतना अच्छा फील किया कि 2 पेरेंट्स आर नॉट देयर, बट आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ एंड आई फेल्ट कि आई लव माई सेल्फ। नहीं, अच्छी बात है। मैं अब यहाँ से ध्यान में लेकर जाना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा कपल्स की। तो मैरिड लाइफ में बहुत मैं मुझे आंकड़े तो नहीं मालूम है, लेकिन जिस हिसाब से मैं बातों को सुनता हूँ तो लगता है कि जैसे 50% से ज़्यादा लोग तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हैं। मेरे पास एक केस आया जहाँ पर मतलब वो जो महिला है वो खुद कह रही है कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 100% है, और हमको रहना साथ में ही है क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता उनके साथ रहना। मतलब साथ में रहना अच्छा नहीं लगता कहने का मतलब क्योंकि वो समझते नहीं हैं और वो शराब भी पीते हैं, गलत चीज़ों में भी हैं। तो अब सेल्फ एम्पावरमेंट की अगर बात आती है तो और रहना साथ में, इंडियन समाज ऐसा है कि आपके मैके वाले भी कहते हैं कि जो करना है अपने ससुराल घर में ही करो। तो ऐसे में उन महिला को सेल्फ एम्पावरमेंट, ताकि वो आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छे से जिए, तो क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? मैं फिर कुछ तरीके बताऊँगा, पहले आप बताइए। श्योर। कहते हैं सबसे पहले जो तरीका ये है कि सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए शेयर कर लीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को, और कोई भी अगर नहीं मिलता है तो एक कोई पेड़ हो, ऐसा पेड़ हो, और उस पेड़ को ऐसे करके, ऐसे हग करके, और उसको कहिए यू आर माई फ्रेंड एंड आई लव यू, और आई एम गोइंग टू शेयर मैनी थिंग्स टू यू। और या तो चिल्लाने का मन करिए, अब खुद तेज चिल्ला लीजिए, क्योंकि जब तक वो यहाँ पे ना सुशोभित, वो उसको निकलना ही है, उसको निकलना ही पड़ेगा। नहीं निकालेंगे तो कितनी चीज़ें आप लेवल पे आप डालते जाएंगे, वो अंदर में जाके पल्यूट होता ही जाएगा, और वो उस कॉन्फ्लिक्ट स्टेज में आ जाएगा कि ये जो मैं कर रही हूँ ना, इट इज़ नॉट गोइंग इनसाइड। यस, क्योंकि घृणा वो भर रही है अपने अंदर। जब तक कि अब वो कचरा बाहर नहीं निकालेंगे तो अंदर शांति कैसे आएगी? तो उसके लिए एक तो फॉरगिव, फॉरगेट और मूव ऑन करना ज़रूरी है, जो कि बहुत मुश्किल होता है करना। लेकिन अगर बाकी के 20 साल, 30 साल, 40 साल उनके साथ रहना ही है तो इस तरह का कुछ प्रयास करना। दूसरा मैं समझता हूँ कि लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है, और लेट गो जब करना होता है, उनको बोलना नहीं होता है, कपल को नहीं बोलना हमने आपको लेट गो कर रहा, हमने आपको माफ़ कर दिया है। वो अपने अंदर रखना होता है। और लेट गो ये होता है कि एक बहुत सुंदर विधि होती है जहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके साथ जीवन में कुछ ऐसा हुआ है कि संबंध कड़वा हो गया है और वो लेट गो करना है उस व्यक्ति को, तो मैं कहूँगा कि आप उस सीन को विजुअलाइज़ करिए, उस व्यक्ति को विजुअलाइज़ करिए, और सच्चे दिल से अब आप उसको कहिए कि हमने आपको छोड़ दिया, हमने आपको छोड़ दिया, हमने आपको माफ़ कर दिया। तो ऐसा जब होता है, वो मन से करते हैं, तो हो सकता है आँखों से आँसू निकल जाएँ। वो बेस होता है। जैसे कि हमने तो माफ़ कर दिया, लेकिन उसने माफ़ नहीं किया, क्योंकि हमने तो माफ़ कर रहे हैं, एनर्जी तो हमने पिछले कितने समय से एनर्जी तो हमने उसको ऐसी भेजी, हेट्रेड वाली, तो उसके पास भी तो फाइल हमारे लिए हेट्रेड वाली हो गई, उसके पास भी ना माफ़ करने वाली एनर्जी हो गई। तो 2 वेज़ हमें माफ़ लेना है और देना है। मैं भी माफ़ कर रही हूँ और ऑन द सेम टाइम वो भी मुझे माफ़ कर रहा है।
या माफ़ कर रही है, मेरे हस्बैंड भी मुझे माफ़ कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, और मैं भी माफ़ कर रही हूँ। तो माफ़ 2 तरह से हमें माफ़ करना, और ये माफ़ करने के लिए कहते हैं ना कि अगर जब तक हम माफ़ नहीं करते, तो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि जो आजकल तकलीफ़ है ना, पूरे शरीर में, पूरे बदन में ताकत ही नहीं है, एनर्जी नहीं है। साइकोसोमैटिक। मेरे सिर भारी, एकदम भारी है, सीना जकड़ा जा रहा है, सांस लेते नहीं बन रहा है, हाथ पैर ठंडे हैं, बिल्कुल बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है एक किचन में जाके खाना बनाने की। ये सब क्या है? ये सब दर्द है। और ये दर्द कहाँ पर है? हमारे अंदर है। हमारे कहते हैं ना, हमारे सीने में दर्द है। और वो सीने में जो दर्द है, उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं ब्रेन में तो पड़ना ही है। हार्ट एंड ब्रेन बोथ आर लाइक इंटरकनेक्टेड। तो हार्ट में जो है वो ब्रेन में है जो हार्ट में। तो नेचुरली वो हमारे ब्रेन में केमिस्ट्री को, स्ट्रेस हार्मोन्स को निकालना ही है। और स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल जैसे जैसे निकलता जाएगा, बॉडी में पेन, स्लीपलेसनेस हो जाएगा, स्लीप एप्नोइया होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ उसके साथ साथ एंगर इश्यूज है, एजिटेशन है, इरिटेबिलिटी है। ये सारी चीज़ें भी साथ साथ में, जो हम सेल्फ रेजुनेशन की बात करते हैं, तो अपने आप को ये भी सेल्फ मैनेजमेंट भी करते रहना है कि नॉट ओनली लाइक केवल मैनेजिंग लाइक द फैमिली, मैनेजिंग योर चिल्ड्रन। क्या होता है हमारी लाइफ में? बस इंपॉर्टेंस किसको देना है? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। जिंदगी ही मेरे बच्चों में गुजर जाती है। अरे मैं। और अगर मैं आता तो ईगो आ जाता है, ईगो लेस वाला मैं, कि मेरा वजूद, मेरी एग्जिस्टेंस, मेरी रिकग्निशन, मेरा अपना वजूद। तो ये जो मैं हूँ, जो सब कुछ खो गया था, उसको फिर से लाना। अपनी हॉबीज़, जो हमारी हॉबीज़ हैं, कभी मैंने सितार नहीं बजाया था, कभी मैंने तबला नहीं बजाया था, कभी मैंने सारंगी नहीं बजाई थी, कभी मैंने बांसुरी नहीं बजाई थी, उसमें फिर से आ जाना। एक बहुत सुंदर टेक्निक है जिसको कहते हैं होपोओपोनो टेक्निक, और उसमें 4 शब्द हमको बोलने होते हैं कि प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। तो ये जो 4 चीज़ें अगर हम मन ही मन इस एक मंत्र की तरह इसका जाप करें, 5 बार 10 बार इसको बोलें, तो उस व्यक्ति को विजुअलाइज़ करें, तो संबंध हमारे अच्छे हो सकते हैं। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, एक अफ्रीकन टेक्निक है ये। तो ये भी मैं कपल्स के लिए, केवल कपल्स नहीं, कोई भी संबंध, कोई भी व्यक्ति इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि चारों बड़ी बातें इसमें आ गई हैं कि जहाँ पर हम माफ़ी भी मांग रहे हैं, हम उनको शुक्रिया भी कर रहे हैं, उनको आई लव यू भी कह रहे हैं, और हम प्लीज़ फॉरगिव मी भी कह रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है संबंध को निभाने के लिए। और दूसरा, ये माइंडसेट बनाना कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता है, बहुत आगे निकल गए, बहुत समय हो गया है। तो ये तो होता है कि हम निराशावादी बन गए हैं, हमने अपने हथियार जो है गिरा दिए हैं, हमने अब ये मान लिया है कि अब तो आशा की किरण है ही नहीं, देयर इज नो वे आउट। पर क्या ऐसा सच होता है? जब आप ऐसी बात कर रहे हो ना शोभित जी, तो मुझे याद आ गया महाभारत की अर्जुन और श्री कृष्ण की कहानी। कि अर्जुन ने भी तो अपने हाथ पैर ऐसे करके ऐसे डाल दिया था, कुछ नहीं हो सकता, ये सारे तो मेरे अपने हैं, इनसे क्या मैं युद्ध करूं। और यहाँ पे तो सारे अपने हैं, यहाँ पे मेरा हस्बैंड भी अपना है, मेरे बच्चे भी अपने हैं, या मेरे माता पिता अपने, या उनके माता पिता, हस्बैंड के माता पिता हैं तो अपने ही, लेकिन उनके लिए भी मेरे अंदर मन में आक्रोश है, या फिर सरेंडर है, या फिर मेरे अपने लिए भी है। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, कहा क्या, भाई अपने हैं तो क्या हुआ, लेकिन युद्ध के मैदान में आप हो तो युद्ध तो करना ही है। तो पावर टू फेस एंड पावर टू फाइट। तो फाइट ऑन फ्लाइट वाला जो जेम्स लैंज की थ्योरी है, इमोशनल थ्योरी है, वो वहाँ पर ये अप्लाई हो जाती है कि आपको फेस तो करना सीखना है, कि मुझे फेस करना है। और फेस करने के लिए क्या करना है? देखिए शोभित जी क्या कहने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे पावर टू विड्रॉ, पावर टू पैकअप, इसकी भी बात करूँगा। यानी कि इस विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति तो बात आपने अपने करी। ये भी कुछ तरीके हम अपने घर में संबंधों में अगर इस्तेमाल करें, तो हम सेल्फ एम्पावरमेंट कर सकते हैं। और अभी जैसे कि बात कर रहे हैं कि जो पावर टू विड्रॉ, पावर टू पैकअप, इसको हम मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन कहते हैं। कभी कभी सिचुएशन इतनी छोटी होती है, हम इतनी बड़ी बना देते हैं, हम ऐसा परसीव करते हैं। और कभी कभी अप्रिशिएशन वाली बात है तो हम उसको इतना छोटा कर देते हैं। अगर किसी ने आपको अप्रिशिएट किया, लेकिन आप चाहते हैं उतना अप्रिशिएट करें, उसने उतना अप्रिशिएट नहीं किया, तो आपको उसको भी आपने क्या कर दिया, नीचे गिरा दिया, कि नेग्लेक्ट कर दिया, या उसको इग्नोर कर दिया। तो अप्रिशिएशन दूसरे ही क्यों आपको करें, कि मैं अप्रिशिएट अपने आप को कर रही हूँ,
ना दूसरे ना करें जाकर, मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ अपने आप को कि मैंने अच्छा किया, मैंने आज खाना अच्छा बनाया, मैंने घर को अच्छे से सजाया, मैंने बच्चों के लिए अच्छे से किया। हस्बैंड ने आकर के यूँ करके मुँह बना दिया, कोई बात नहीं बनाया, लेकिन मेरे और सारी चीज़ों में हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो दिस इज़ व्हाट आई होप सो कि अप्रिशिएशन योरसेल्फ। बिल्कुल। और साथ ही साथ चलते-चलते 2-3 बातें मेरे मन में और आती हैं। एक, एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, रिजुविनेट द सेल्फ की अगर हम बात करें, संबंधों को अच्छा करना है, मन को प्रफुल्लित रखना है। दूसरा, खान-पान के ऊपर ध्यान रखना है कि आहार हमारा कैसा है, संतुलित हो, पौष्टिक हो, और अच्छा संग। तो ये 3 चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगा स्व को सशक्त करने के लिए। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, जैसा कि योगा, एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए पहलू हैं। तो इनको साथ साथ करते जाना है, और साथ ही साथ जितनी भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है, तो एक टेक्निक होती है जिसको हम EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहते हैं। तो उस इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को आप टैपिंग के थ्रू, जो हमारे 5 मिडवल पॉइंट्स होते हैं, ये एक्यूप्रेशर और एक्यूपेंक्चर दोनों का एक मिक्स मिला जुला एक रूप है, और जिसको हम टैप करके ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके 5 जगह पॉइंट्स होते हैं, आप टैप करेंगे। टैप करने से जैसे डिस्ट्रक्शन का काम करता है। अब वो 5 पॉइंट ज़रा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकती हैं? स्टार्ट करते ही यहाँ से, जैसे ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो आप ये राइट हैंड की 3 फिंगर्स या 4 फिंगर्स ले सकते हैं, और लेफ्ट हैंड का ऐसे हाथ करके 1 2 3 4, दिस इज 1 पॉइंट, नंबर 2 1 2 3 4, 2 पॉइंट, नंबर 3 फोरहेड, 2 3 फोरहेड पे, या फोरहेड, हाँ, नियर बाय आईब्रोज, आंखों के पास, आईब्रोज के पास, अंडर दिस 1 2, और आंखों के नीचे, चिन के ऊपर, चीक्स के ऊपर, ये लिप्स के ऊपर, यहाँ पे अपर लिप के ऊपर, और कॉलर बोन पे करना। ठीक है। There are the many other points, लेकिन अगर आप ये 5 पॉइंट पे भी आप टैपिंग करते जाते हैं, तो कितना भी सिर दर्द हो रहा हो, आपका मन भारी हो, मन में उदासी हो, लो एनर्जी महसूस हो रही हो, एंग्जाइटी हो रही हो, ये सारी चीज़ों में आपको आराम मिलता है। शरीर में दर्द भी हो रहा हो, क्योंकि ये एक्यूप्रेशर का भी काम कर रहा है, एक्यूपंक्चर का भी, और विदाउट नीडल काम कर रहा है। तो ये, और साइकोलॉजिकल तरह से अगर देखा जाए, तो एक साइकोलॉजिकल एक्यूप्रेशर में एक थॉट और आप जोड़ सकते हैं, जो थॉट आपको प्रॉब्लमेटिक हो, जो बार बार थॉट आ रहा हो, और वो थॉट ऐसा आ रहा हो कि आपको ओवरवेल्म कर रहा हो, तो एक थॉट को विजुलाइज करते जाते हैं, और उस थॉट के साथ आप टैपिंग करते जाते हैं, और साथ ही साथ आप उसको एक्सेप्ट करते जाते हैं कि मेरे साथ हो रहा है एक थॉट, दूसरा है जो हो रहा है वो बहुत जल्दी दूर होने वाला है, दूसरा थॉट, और तीसरा थॉट कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारा चीज़ें दूर हो जाएगा। तो इस तीनों थॉट के साथ शायद रिजुविनेशन टू द सेल्फ। आई होप सो मिस्टर शोभित, व्हाट डू यू से? बिल्कुल, तो इसी पॉइंट पर आज के पॉडकास्ट यहीं पे हम समाप्त करते हैं। दोबारा फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।